यस, तो इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, एक तो ये डिस्कस करेंगे और एक कुछ इनके ऊपर जो क्वेश्चंस आ चुके हैं मैक्सवेल इक्वेशन के ऊपर वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर आज अपन फिनिश कर देंगे। उसके बाद में फर्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर है, सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे हीट इंजन, जो कि बहुत इजी टॉपिक है और मोस्टली इस यूनिट का क्वेश्चन वहीं से बनता है। और थर्मोडायनेमिक्स जो आपके जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसका क्वेश्चन भी वहीं से एक क्वेश्चन जरूर पुटअप होगा। तो पहले इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन देखो भाई, ये लिख लेना, मैक्सवेल समीकरण के अनुप्रयोग। समीकरणों के अनुप्रयोग। एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन। एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन। फर्स्ट है जो क्लासिस क्लैपेरॉन समीकरण। क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन पता ना क्या होती है वो इक्वेशन? वो होती है dp ओवर dt इज इक्वल L अपॉन L12 होता है T डेल V। डेल V का मतलब V2 माइनस V1। ये इक्वेशन कैसे आएगी? बहुत इजी है, 4-5 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। तो एक मैंने प्रोसेस बताया था क्या कि मैक्सवेल इक्वेशन को याद रखने की एक ट्रिक थी। उस ट्रिक के द्वारा आप जितने भी मैक्सवेल इक्वेशन उनको आप सबको याद रख सकते हो। तो जिन्होंने ये इससे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा पहले वो देखे कैसे मैक्सवेल इक्वेशन ऑब्टेन होती है, उनको याद कैसे रखा जाता है, सब कुछ वहां पर अवेलेबल है। ठीक है ना? तो ये आएगा द्वितीय मैक्सवेल समीकरण से। फ्रॉम सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन। फ्रॉम सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन। सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन देखो भाई, क्या थी वो? डेल ओवर डेल मैंने बताया था, डेल ओवर डेल। फर्स्ट और लास्ट नेगेटिव होती है, सेकंड और थर्ड पॉजिटिव होती है। सेकंड के लिए मैंने क्या बताया था? थर्ड से स्टार्ट करना है, तो S P T V यही है। यहाँ T है तो ये T, यहाँ V है तो यहाँ पर V, कोई दिक्कत नहीं। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे होता है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से स्टार्ट होगी, सेकंड यहाँ से, थर्ड यहाँ से और फोर्थ यहाँ से, और सबको एंटी क्लॉकवाइज में लेना है। ठीक है? अब क्या करेंगे? T से गुणा करने पर मल्टीप्लाई बाई कैपिटल T, मल्टीप्लाई बाई कैपिटल T। तो T डेल P ओवर डेल T, ये V इज इक्वल T डेल S ओवर डेल V, और ये T। कोई दिक्कत नहीं। इस T को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, कांस्टेंट है ना ये, तो क्या हो जाएगा? ये T डेल P ओवर डेल T V इज इक्वल T डेल S ओवर डेल V और T। एक इक्वेशन आ चुकी। ds बराबर क्या होता है? dq बाई टी होता है ना। तो t ds बराबर dq, तो t डेल s बराबर डेल q। सीधी सी बात है भाई। तो t डेल p ओवर डेल t और ये v कांस्टेंट, डेल q ओवर डेल v, t कांस्टेंट, और ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो इसको तो लिख देंगे अपन डेल वी से लिख देंगे। किससे लिख देंगे? डेल वी से। और जो हीट में चेंज होता है वही क्या होती है? गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब कोई सब्सटेंस चेंज होगा तो जो हीट एब्जॉर्ब या एमिट करेगा वही क्या होती है? उसकी लेटेंट हीट। तो लिखो या तक फिर लिखते हैं।
जब कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसके द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा गुप्त ऊष्मा L12 कहलाती है यदि इस परिवर्तन में आयतन में परिवर्तन डेल V बराबर V2 माइनस V1 हो तो डेल Q ओवर डेल V T कांस्टेंट फॉर्मूला क्या होता है देखो बता दूंगा अभी। यह आएगा L12 और ये डेल V यानी L12 और ये V2 माइनस V1। ठीक है, कैसे लिखा? ऊष्मा तो क्या है, गुप्त ऊष्मा है, आयतन में परिवर्तन को डेल वी से लिख दिया, बात वही है। और यहाँ पर बेस में क्या है, टी। अब इसका यूज फर्स्ट में कर दो, आंसर आ गया। यहां पर लिखना व्हेन ए सब्सटेंस, व्हेन ए मैटर और सब्सटेंस, जो भी आप लिखना चाहो, व्हेन ए सब्सटेंस चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, when a substance changes from one state to another state, then the absorb or emits heat, then the absorb or emits heat is known as latent heat, is known as latent heat. If in this change, the change in volume, if in this change, comma, change in volume is del V equal V2 minus V1, then ये कर लेना, when a substance change their state from one state to another state, then the absorb or emits heat is known as latent heat. If change in volume is del V, then, ठीक है, ये कर लेना। ऊष्मा को लिख दिया गुप्त ऊष्मा से, आयतन को लिख दिया डेल वी से, दो का उपयोग एक में कर दो। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 T डेल P ओवर डेल T V, और ये हो जाएगा L12 इज इक्वल V2 माइनस V1। ठीक है, तो अब देखो भाई, डेल P ओवर डेल T V, L12 ओवर T V2 माइनस V1। ठीक है ना, इसको क्या लिख देंगे अपन, dP ओवर dt लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल वैल्यू है। L12 ओवर T V2 माइनस V1, या फिर L12 ओवर T डेल V। यही है भाई क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, जो कि क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण है, विच इज क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। लिखो इसको, विच इज क्लासिकल क्लैपेरॉन इक्वेशन, विच इज क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, विच इज क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक है भाई, 2 नंबर। सेकंड, गैस के
रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक ES एवं समतापी प्रत्यास्थता गुणांक ET का अनुपात गैस के रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक एवं समतापी प्रत्यास्थता गुणांक का अनुपात, और इसको अपन EA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको अपन ET से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लिखो इंग्लिश में, द रेशियो ऑफ एडियाबेटिक इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट ES एंड आइसोथर्मल इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट ET फॉर ए गैस। लिखो भाई इसको, गैस के रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक ES एवं समतापी प्रत्यास्थता गुणांक ET का अनुपात, रेशियो ऑफ एडियाबेटिक इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट एंड आइसोथर्मल इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट फॉर ए गैस। डायरेक्ट पूरा मैथमेटिकल है। ES क्या है, ET क्या है, वो फॉर्मूले रखे, उनका केवल रेशियो लेना है। वी नो दैट गैस का रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक वी नो दैट एडियाबेटिक इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट ES क्या होता है फॉर्मूला इसका, होता है शायद कन्फर्म पता नहीं है भाई मुझे, ES डेल P और डेल V। अभी और देख लेंगे, लास्ट में आंसर आएगा तो और देख लेंगे, लिखना मत अभी कोई, डेल P और डेल V और ये S, ये कर लेना, अभी और देख लेंगे। एक होता है समतापी प्रत्यास्थता गुणांक, समतापी प्रत्यास्थता गुणांक, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट ET डेल P ओवर डेल V, T कांस्टेंट। चलो करो यहां तक। ES होता डेल P और डायरेक्ट याद रखना ये फॉर्मूला, प्रेशर में वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंस होगा, जो चेंज होगा कांस्टेंट एंट्रोपी के लिए, वो ES होगा। प्रेशर में वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में चेंज कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए वो क्या होगा, ET होगा। अब दोनों का रेशियो लेना है, इसको उतार लो, एज इट इज लिख लो इसको। अब रेशियो पूछ रहा तो डिवाइड कर दो, रेशियो पूछा तो डिवाइड कर दो, फिर देखना क्या हो जाएगा ये। सो ES ओवर ET डेल P ओवर डेल V S डेल P ओवर डेल V T। अब इनको समझना भाई, ES ओवर ET डेल P अपॉन डेल T कर दें, डेल T अपॉन डेल V कर दें, डेल T से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और कुछ नहीं किया, एज इट इज है। डेल T से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया, डेल P ओवर डेल S, डेल S ओवर डेल V। क्या किया, डेल S से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, बाकी एज इट इज है, और ये T, ठीक है।
तो ई एस ओवर ई टी, अब दोनों को कर दो अलग अलग, डेल पी ओवर डेल टी एस, डेल टी ओवर डेल वी एस, डेल पी ओवर डेल एस कांस्टेंट टी, और डेल एस ओवर डेल वी टी। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब इनकी वैल्यू चाहिए, अब इनकी वैल्यू चाहिए, वो अपन को सोच समझ के रखनी पड़ेगी। चारों मैक्सवेल इक्वेशन रखनी पड़ेगी आपको। दो चार मैक्सवेल इक्वेशंस आ चुकी, उनकी वैल्यू तो देखो भाई, वी नो दैट मैक्सवेल्स इक्वेशन, मैक्सवेल्स इक्वेशन क्या क्या होती है? फर्स्ट इक्वेशन डेल ओवर डेल, डेल ओवर डेल, फर्स्ट इक्वेशन नेगेटिव, लास्ट से शुरू एस पी टी वी, ये एस और ये वी, ठीक है ना। सेकंड डेल ओवर डेल, डेल ओवर डेल प्लस एस पी टी वी, ये वी ये टी, ठीक है। थर्ड डेल ओवर डेल, डेल ओवर डेल, सेकंड से शुरू एस पी टी वी, ये पी ये एस, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और फोर्थ फर्स्ट से शुरू डेल एस डेल पी टी और वी, ये पी ये टी, ये हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। और लास्ट वाला नेगेटिव भी आता है, लास्ट वाला नेगेटिव याद रखनी है। मैं चारों इक्वेशन, ऑल फोर मैक्सवेल इक्वेशन आपको रिमेंबर रखना है। इनका यूज कर दो इक्वेशन फर्स्ट में। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखना, ई एस ओवर ई टी, ई एस ओवर ई टी, डेल पी और डेल टी, ऐसी क्वांटिटी कहां पर आ रही है, सोच समझ के रखना है भाई। डेल पी और डेल टी, ये रहा, यही है ना। डेल पी और डेल टी यहां पर है, लेकिन यहां पर ये फ्लिप हो रखा है, उल्टा है ये, तो इसको चेंज कर दो, एस को ऊपर कर दो, वी को नीचे कर दो, एस को ऊपर वी को नीचे, तो क्या हो जाएगा ये डेल एस ओवर डेल वी, और ये पी कांस्टेंट, ये हो गया। अब डेल टी और डेल वी, ये क्वांटिटी कहां पर है, देखो भाई, डेल टी और डेल वी और एस कांस्टेंट, ये फर्स्ट टर्म, तो ये माइनस में आ रहा है, डेल पी ओवर डेल एस और ये वी कांस्टेंट। फिर देखो डेल पी और डेल एस और टी कांस्टेंट, डेल पी और डेल एस टी कांस्टेंट कहां पर है, यहां पर है भाई, लेकिन ये फ्लिप हो रखा है तो माइनस में है, तो माइनस टी को ऊपर कर दो, डेल टी ओवर डेल वी और ये पी कांस्टेंट, ठीक है। डेल एस ओवर डेल वी, ये रहा डेल एस ओवर डेल वी टी कांस्टेंट, डेल पी ओवर डेल टी, डेल पी ओवर डेल टी, और कांस्टेंट क्या है, वी, ये आ रहा भाई, ठीक है ना। तो माइनस ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो ई एस ओवर ई टी। अब देखो ये भी v और ये भी v, तो ये डेल p ऊपर कैंसिल, अब ये ओम के ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये डेल t ओवर डेल s कांस्टेंट v, ठीक है। ये डेल v ये डेल v, तो डेल s ओवर डेल t और कांस्टेंट p, कांस्टेंट p। अब किसका फॉर्मूला आ गया, इसको ऐसे लिख दो, इसको अपन ऐसे लिखेंगे, चलो इसको रख कर देता हूं मैं, ये सही चल रहा फॉर्मूला अपना।
देखो भाई, ई एस ओवर ई टी, फर्स्ट टर्म देखो, डेल एस ओवर डेल टी पी, जो वो वाला टर्म है उसमें उस डेल एस को यहां पर, डेल टी को यहां पर कर दो, बात वही है ना, वही है। तो ई एस ओवर ई टी, इसको ऊपर नीचे टी से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे टी से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा ये टी डेल एस ओवर डेल टी, और ये टी डेल एस ओवर डेल टी वी, तो ई एस ओवर ई टी क्या हो गया, ये डी क्यू हो गया क्या, ये भी डी क्यू, तो डेल क्यू ओवर डेल टी, ये पी, और ये डेल क्यू ओवर डेल टी, और ये वी, ठीक है ना। टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हीट में चेंज, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हीट में चेंज क्या होती है, स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा, क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा। क्या लिखेंगे इसको, तो ई एस ओवर ई टी, इसको लिख देंगे अपन सी पी ओवर सी वी, जो होती है गामा, क्या होती है, गामा। हियर सी पी और सी वी का रेशियो गामा होता है, रुद्धोष्म गुणांक कहते हैं उसको। एडियाबेटिक कोफिशिएंट, एडियाबेटिक कोफिशिएंट देखो, हियर सीपी मैंने किसको लिखा है, डेल क्यू और डेल टी, जब पी कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं अपन नियत आयतन पर, नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। सीवी किसको लिखा है, डेल क्यू और डेल टी, जब वी कांस्टेंट है, ये होता है नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये लिख लेना भाई, हो गया ये। गामा रुद्धोष्म गुणांक, करो भाई इसको करो, और फिर क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अब 2-3 क्वेश्चन करेंगे भाई। क्वेश्चन, प्रूव दैट डेल क्यू ओवर डेल पी माइनस टी वी एल्फा, ये क्वेश्चन ये प्रूव करना है, काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। हियर एल्फा आयतन प्रसार गुणांक है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये लिखो भाई, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, इसको लिखो और फिर उसको प्रूव करते हैं। ठीक है भाई, करो इसको प्रूव करते हैं। लिखो इसमें
वही सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन से आएगा। लिखते हैं द्वितीय सॉल्यूशन, द्वितीय मैक्सवेल समीकरण से, फ्रॉम सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन, फ्रॉम सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन। देखो भाई ये है सेकंड, क्या थी, थर्ड से स्टार्ट और एंटी क्लॉकवाइज, डेल ओवर डेल, सेकंड प्लस में आएगी, डेल ओवर डेल, ये एस, ये पी, ये टी और ये वी, ये टी और ये वी। ठीक है, अब देखो इसको क्या करें, टी से मल्टीप्लाई कर दें, करो चलो, टी से गुणा करने पर, ऑन मल्टीप्लाइंग विथ टी, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई टी, टी डेल पी ओवर डेल टी, डेल पी ओवर डेल टी, और ये वी कांस्टेंट इज इक्वल टी डेल एस ओवर डेल वी और ये टी। ठीक है, अब टी डेल पी ओवर डेल टी, वी इज इक्वल टी को मल्टीप्लाई टी डेल एस ओवर डेल वी और ये टी। अब देखो ये आपके पास पहले आ चुका, डी एस बराबर डी क्यू बाई टी, ये क्या है भाई, सेकंड थर्मोडायनेमिक लॉ, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। तो यहां से डेल एस इज इक्वल डेल क्यू बाई टी, तो टी डेल एस इज इक्वल डेल क्यू, ये उस इक्वेशन में रख दो। सो फ्रॉम अबोव इक्वेशन टी डेल पी ओवर डेल टी और ये v इज इक्वल डेल क्यू ओवर डेल वी और ये t। ठीक है, और ये इक्वेशन 1। शायद यहां पर भाई v आएगा, लिखो चलो इसको लिखो, ये कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हो गई भाई, कहीं पर मिस्टेक थोड़ी हो गई है, इससे तो आंसर आ ही नहीं रहा अपना, इससे अपना आंसर मैच नहीं आएगा। तो कोई दूसरी इक्वेशन लगाए क्या, सेकंड इक्वेशन तो यही है, फिर हमारे पास नेगेटिव भी नहीं आ रहा, तो फोर्थ इक्वेशन से आएगा फिर ये लिख, फोर्थ इक्वेशन क्या है, फोर्थ इक्वेशन से आएगा ये चतुर्थ मैक्सवेल समीकरण से, फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन, फ्रॉम फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन। ये गलत हो गया, फोर्थ इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट से स्टार्ट, डेल एस डेल पी डेल वी डेल टी और माइनस, इससे आएगा ये टी और ये पी, इससे आएगा भाई, ये टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एस पी और ये वी और ये टी, यहां पर है पी और यहां पर है टी। अब सही है ना, अब देखो ऐसे आएगा ये टी
डेल एस ओवर इज इक्वल टी डेल वी ओवर डेल टी, माइनस में भी है और ये पी, ये डेल क्यू हो जाएगा। सो फ्रॉम अबव इक्वेशन डेल क्यू ओवर डेल पी टी इज इक्वल माइनस टी डेल वी ओवर डेल टी और ये पी। अब सही है, इसको करो, आ गया ये वी अल्फा के बराबर होता है। बता रहा हूं कैसे, लिखो इसको, ये इक्वेशन में दे देता हूं, फर्स्ट इक्वेशन है ये शायद, फर्स्ट इक्वेशन हम जानते हैं कि आयतन प्रसार गुणांक, we know that volume expansion coefficient, volume expansion coefficient, हम जानते हैं कि आयतन प्रसार गुणांक, वी नो दैट वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट एल्फा के द्वारा शो करते हैं। क्या होता है ये? प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक आयतन के लिए जो आपके पास में टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में जो वॉल्यूम में चेंज होगा, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में जो वॉल्यूम में चेंज होगा उसे क्या कहते हैं अपन? आयतन प्रसार गुणांक। परिभाषा ये लिख सकते हो आप, प्रारंभिक प्रति एकांक प्रारंभिक आयतन, प्रति एकांक प्रारंभिक आयतन के लिए आयतन में ताप के सापेक्ष परिवर्तन को आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। ये साइड में लिखो तो आपकी इच्छा, नहीं लिखो तो आपकी इच्छा। प्रत्येकांक आयतन के लिए आयतन में ताप के सापेक्ष परिवर्तन आयतन प्रसार गुणांक लिख लेना। ये द चेंज इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, चेंज इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर फॉर पर यूनिट इनिशियल वॉल्यूम, फॉर पर यूनिट इनिशियल वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट। द चेंज इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल, change in volume with respect to temperature, change in volume with respect to temperature for per unit initial volume is known as volume expansion coefficient। तो अल्फा v इज इक्वल डेल वी ओवर डेल टी, ठीक है ना। इसको रख दो इक्वेशन 1 में। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा भाई? डेल क्यू ओवर डेल पी टी इज इक्वल, ये टी है ही, एल्फा भी यहां से माइनस टी वी एल्फा, ये हैंस प्रूव हो गया। कर लो इसको, हैंस प्रूव करो इसको। फिर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस दाब वर्दी की
गणना कीजिए जिसमें पानी -1 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसमें पानी -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। साथ में ये भी लिखा हुआ है बर्फ का घनत्व और उसकी लेटेंट हीट। बर्फ का घनत्व है 0.91 लिखा है। बर्फ का घनत्व 0.91 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तथा गुप्त ऊष्मा की वैल्यू भी बता रखी है 336 जूल पर ग्राम। 336 जूल पर ग्राम है। यह है क्वेश्चन, लिख लेता हूं इंग्लिश में। कैलकुलेट द increase pressure when water freezes at -1 degree centigrade. Freeze at -1 degree centigrade. The density of ice is 0.91. Density of ice is 0.91 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब and latent heat 336 जूल पर ग्राम। 336 जूल पर ग्राम। ये क्वेश्चन है भाई, तो करते हैं इसको। सबसे पहले तो गिवन दैट, देखो किससे आएगा ये, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन से आएगा। सिंस क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, क्या थी वो इक्वेशन? dp/dt इज इक्वल L/T डेल V, यानी L/T V2 - V1। ये इक्वेशन 1। अपन को क्या चाहिए, या मत दो अभी, अपन को चाहिए dp। क्या चाहिए? dp। तो ये क्या हो जाएगा? L/T V2 - V1 और ये dt। तो दाब वर्दी इंक्रीज प्रेशर, इसी को लिख दो डेल P इज इक्वल L/T V2 - V1 और ये डेल T। ये इक्वेशन 1 यहां तक लिखो। अब जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लिख दो, जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लिख दो। ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन है देखो, निकला ना गिवन दैट L लेटेंट हीट कितना बता रखा है? 336 जूल पर ग्राम। तो पूरा इसको CGS में चेंज कर दो, अर्ग में चेंज कर दो। 336 × 10⁻7 अर्ग पर ग्राम। 336 × 10⁻7 अर्ग पर ग्राम। ठीक है,
और क्या बता रखा है, डेंसिटी बता रखी है, आइस की डेंसिटी, ठीक है भाई। और क्या बता रखा है, -1 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर चेंज हो रहा है ये। तो देखो यहां पर जो रिक्वायर्ड है वो लिख रहा हूं मैं। टी कितना मानते हैं, 273 केल्विन, कितना मानते हैं, 273 केल्विन। और कितना चेंज हो रहा टेम्परेचर में, कितना चेंज हो रहा, -1 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर चेंज हो रहा ना, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये किसको मान लो, T1 कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना है 0 डिग्री, और T2 कितना हो गया, -1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेल टी T2 माइनस T1 कितना गया, -1 डिग्री सेंटीग्रेड, -1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डेल टी की वैल्यू आ गई, इसको मैं रब कर देता हूं मैं यहां तक, ये डेल टी आ गया। अब V2 और V1 और चाहिए, सिंस V1 क्या होता है, 1/D1, 1/D1, और ऐसे ही V2 क्या होगा, 1/D2। तो V1 क्या हो जाएगा भाई, D1, डेंसिटी कितनी बता रखी है, 0.91, तो इसका आएगा 0.091 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब। अरे कहने मतलब ये फॉर्मूला लिया है मैंने, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है ना, द्रव्यमान बटा आयतन होता ना ये। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। तो यहां पर मास को मैं ग्राम में ले रहा हूं, किसको ले रहा हूं, ग्राम में। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये केवल सेंटीमीटर क्यूब आएगा भाई, सेंटीमीटर क्यूब। और ये कितना बता रखा है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में, तो ग्राम ऊपर से कैंसिल, सेंटीमीटर क्यूब ये बच जाएगा, आप देख सकते हो इतना, ठीक है ना। ये आ गया, 1 ग्राम के लिए ले रहा हूं सीधे से, मतलब ये है 1 ग्राम के लिए। और V2 जो क्या होता है, 1/D2, 1/D2 वाटर के लिए है, किसके लिए है, वाटर के लिए। तो वाटर के लिए क्या होता है, डेंसिटी यूनिट होती है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो डेल V इक्वल क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1, 1 माइनस 1.091, तो कितना हो जाएगा भाई ये, -0.091, -0.091 ये आ गया, ये वैल्यू पुट कर दो और ये सेंटीमीटर क्यूब कर देना, सेंटीमीटर क्यूब कर देना भाई यहां पर। सेंटीमीटर क्यूब। नहीं समझ में आए तो एक बार मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं भाई, नहीं समझ में आए तो। ये दिया हुआ है, अर्ग में चेंज कर दिया, T 273 केल्विन होता है, क्या होता है 273 केल्विन। ये है वाटर के लिए, किसके लिए, वाटर के लिए। तो यहां पर मैं ये बता रहा हूं, जिसको नहीं समझ में आ रहा ना, तो इसको सेंटीग्रेड को 273 केल्विन हो गया। T1 किसका है, T1 किसका है, वाटर का। T2 क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा 273 में से 1 कम, तो 273 माइनस 272, सही है ना। तो कितना हो जाएगा ये, 1 केल्विन, कितना हो जाएगा 1 केल्विन। तो यहां पर चाहो तो ऐसे भी कर लो, 1 केल्विन कर लो, ये लो, समझ लेना इसको दोबारा से, सॉरी, -1 केल्विन, 272 माइनस 273 -1 केल्विन, ठीक है ना। V1 बराबर 1/D1, V1 बराबर 1/D1, D1 की वैल्यू 0.91 है, ये लिख दो, ये लिख दो, ये लिख दी, ठीक है। और यहां पर एक बात और ध्यान देना, यहां पर ये बात ध्यान देना, मैंने कुछ मिस्टेक की है, V1 इज इक्वल 1/D1 है, लेकिन पहले तो वाटर था ना, वाटर के लिए क्या होता है 1, तो ये केवल 1 आएगा भाई, केवल 1। और ये कितना है V2, ये किसका है, आइस का, ये कितना है
0.91, तो ये कितना आएगा 1.091, तो ये V2 माइनस V1 ऐसे कुछ आएगा 1.091 माइनस 1 तो 0.91 ऐसे आएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब ये सब वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो तो देख लो क्या आ रहा है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 डेल पी इज इक्वल कितना आएगा भाई, और ये T2 तो 272 था ना, अरे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा भाई, 272 ठीक है। तो डेल पी एल की वैल्यू 336 गुणा 10 की पावर 7 और टी की वैल्यू 273, यहां पर मैग्नीट्यूड काम में ले लेना भाई, मैग्नीट्यूड। तो क्या हो जाएगा देखो, डेल टी की वैल्यू 1, डेल टी की वैल्यू 1 और डेल पी की वैल्यू 0.091। इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या है, इसका आंसर है 13.5। इसका आंसर आ रहा है 13.5 10⁷ डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब। ये कर लेना भाई, 13.5 डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और है, गिब्स फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन है गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण को स्थापित कीजिए। क्वेश्चन है गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण को स्थापित कीजिए। गिब्स फ्री एनर्जी को, या फिर और प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि, डायरेक्ट ये लिख लो, सिद्ध कीजिए कि, क्या प्रूफ करना है ये पूछा हुआ है। डायरेक्ट कर लो आप, प्रूव दैट U इज इक्वल F माइनस टी डेल F ओवर डेल V, ये प्रूफ करना है। U इज इक्वल, ये डायरेक्ट कर लो, ये कुछ मत करो, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि U इज इक्वल F माइनस ये कर लो, और ये अब इसका सॉल्यूशन करना है। इसका सॉल्यूशन ये क्या है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। तो लिखो, हम जानते हैं कि हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा, वी नो दैट हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी F इज इक्वल U माइनस टी एस, यही होता है। तो U इज इक्वल F प्लस टी एस, ये इक्वेशन 1, यहां तक लिखो, F प्लस टी एस। अब इसका डिफरेंशियल कर दो, जो यहां पर जो दिया हुआ है ना, इसी के अकॉर्डिंग चलना आपको। देखो, इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। इक्वेशन 1 का डिफरेंशियल ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, देखो F का dF, U का du, इसका A डॉट B से T ds माइनस S dt, ठीक है ना। अब देखो यहां पर क्या पूछ रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए
तो क्या हो जाएगा भाई ये, और देखो आपको पता है कि डी क्यू इजिकल क्या होता है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये होता है टी डी एस, ये होता है डी यू प्लस होता है पी डी वी। तो डी यू अपनी जगह, ये माइनस टी डी एस इज इक्वल माइनस पी डी वी। इक्वेशन 1 में पुट करो, देयरफॉर डी एफ इज इक्वल माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी, माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। तो अब क्या करें, अब इसका करते हैं डिफरेंशियल टाइम के रेस्पेक्ट, ओ सॉरी टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, कांस्टेंट वी के लिए, कांस्टेंट वी के लिए। तो नियत आयतन V के लिए, नियत आयतन V के लिए ताप के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम V, कांस्टेंट वॉल्यूम V टेकिंग पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, क्या हो जाएगा, ये ऐसे करो, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम V, कांस्टेंट वॉल्यूम V, तो डी एफ इज इक्वल कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये जीरो हो गया, माइनस एस डी टी। तो डी एफ ओवर डी टी क्या हुआ, माइनस एस, और ये क्या है, डेल एफ ओवर डेल टी तो है, जब आपने वी कांस्टेंट रख लिया, ये क्या गया, माइनस एस, माइनस एस। तो इस, तो एस की वैल्यू माइनस डेल एफ ओवर डेल टी, और ये वी, ये कहां पर रख दे, इक्वेशन सेकंड में रख दो, इक्वेशन सेकंड में, तो आंसर आ गया। कर लो इसको, इसको सेकंड में रख दो, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो देखो u इज इक्वल एफ, ये t वो माइनस में है, तो माइनस डेल एफ ओवर डेल टी, और ये v। ऐसा कुछ भी हो ऐसे प्रूफ करना है, कुछ भी आए ऐसे प्रूफ करना है, ठीक है भाई। ये लेक्चर थोड़ा सा बाहर डिस्टर्बेंस की वजह से ऊपर नीचे ये चल रहा था, बाकी आप लोग और अपने हिसाब से बुक से देख लेना, ठीक है। नए चैप्टर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके बाय।